नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल रघुवंशी फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। तो बेटा अब हमारा यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। बेटा कोई भी अध्याय को समझने से पहले आप सबको उस अध्याय के नाम को, उसके अर्थ को समझना होता है। जैसे कि बेटा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आरंभिक समाज। आरंभिक समाज का मतलब है बेटा हमारे हड़प्पा के बाद जो आने वाला समाज था। हड़प्पा बेटा हमारा आरंभिक समाज तो माना गया इतिहासकारों के द्वारा, क्योंकि उसकी सटीक जानकारी या उसके इतिहास के स्रोत हमें पुख्ता नहीं मिल पाए और उसकी लिपि नहीं पढ़ी गई, जिसके कारण एक अनुमान लगाया गया कि वो लोग शायद ऐसे होंगे। लेकिन इनके बारे में हमारे पास पूरी पुख्ता सबूत है, लिखित भी है, भौतिक भी है, पुरातात्विक भी है, जिसके आधार पर यह बताया जाता है कि उस समय के लोग इस तरीके से रहते थे। और कहीं ना कहीं वही स्वरूप आज भी भारत के कई क्षेत्रों में उन प्रथाओं को आज भी माना या फिर उसको चलाया जा रहा है, उसका चलन आज भी है। तो आज हम बात करेंगे प्रारंभिक या आरंभिक समाज के, जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का था। इसे छठी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी भी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इस अध्याय के नाम को। देखो बेटा, अगर हम आरंभिक समाज की बात करें तो आरंभिक समाज जो था, अभी बेटा ध्यान से सुनना, ये उस समय के इतिहास की बात करें जब भारत में कोई विदेशी धर्म नहीं था। हम अभी बात करेंगे बेटा केवल उस धर्म की जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी नहीं आए थे। उस समाज की बात करेंगे जब केवल यहाँ पर हिंदुओं की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो आरंभिक हिंदू धर्म था वो हिंदू धर्म ना कहला के वो ब्राह्मण धर्म कहलाता था। ये जो ब्राह्मण धर्म था, ब्राह्मण धर्म इसलिए कहा गया था क्योंकि इस पूरे समाज या इस पूरे धर्म का नेतृत्व ब्राह्मणों का समूह कर रखा था और उन्होंने इनके लिए नियम लिखे थे या बनाए थे। ठीक है, और ये प्राकृतिक चीजों को बहुत ज्यादा मान्यता देता था। तो बेटा ये जो ब्राह्मण धर्म है बहुत बाद में हिंदू धर्म कहलाया, लेकिन अगर हम बात करें ये जो ब्राह्मण धर्म था, उस ब्राह्मण धर्म में अगर हम देखें पूरा समाज 4 वर्गों में विभाजित था, जिसके कारण हम पीछे से समझेंगे इस अध्याय को। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर वर्ग। ठीक है, तो ब्राह्मण धर्म या आरंभिक समाज में वर्गों की संख्या 4 थी। इसी को वर्ग कहते हैं या इसी को वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, तो 4 वर्ग थे, 4 वर्ग थे। 4 वर्ग की अगर बात करें बेटा तो यहां पर पहला ब्राह्मण खुद अपने आप को रखता है, तो ये ब्राह्मण समाज यानी ब्राह्मण वर्ग। और ये जो ब्राह्मण वर्ग था ये एक तरीके से, ठीक है, ये बेटा जाति नहीं है, याद रख लेना, ये वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग है। और इस वर्ग की अगर बात करें तो ये पंडित वर्ग है। बेटा पंडित भी कोई जाति नहीं, वर्ग है बेटा। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा। अच्छा, इस ब्राह्मण वर्ग के अंतर्गत, इस पंडित वर्ग के अंतर्गत बेटा कई जातियां आती है। जैसे बेटा हम बात करेंगे शर्मा, मिश्रा, झा, दुबे, ठीक है, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पाठक, ठीक है, बहुत सारे आते हैं। ये हो गई जाति पर्टिकुलर जो मैंने आपको बताई, लेकिन ये सभी क्या बात कहलाती हैं? पंडित। तो ये क्या हो गया? वर्ग। क्लियर है? तो अगर हम बात करें तो ब्राह्मण वर्ग के अंतर्गत कई सारी जातियां आती हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। इसी तरीके से पहला वर्ग ये हो गया। दूसरे वर्ग की अगर हम बात करें तो दूसरा वर्ग जो आता है वो आता है क्षत्रिय। अब ये जो क्षत्रिय वर्ग है, ये क्षत्रिय वर्ग बेटा आपका वर्तमान समय में राजपूत कहलाते हैं अपने आप को। ठीक है, राजपूत यानी कि बेटा राजा के पुत्र। क्षत्रिय वही होता था जो राजा बनता था। इसको हम आगे टॉपिक में और बेहतर तरीके से समझेंगे। अब ये जो राजपूत थे, ठीक है, इसमें जितने भी हमारे आते हैं ठाकुर, परमार, ठीक है, उसके बाद आते हैं आप देखो हम बात करेंगे यहाँ पर क्षत्रियों की, तो क्षत्रियों में जितने भी राजपूत आते हैं, परमार आते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे मतलब क्या है, सिंह आते हैं, ठीक है, ठाकुर आते हैं, बहुत सारे आते हैं यार, थोड़ा सा समझो जातियों के आधार पर। ठीक है, ये दूसरी जाति या दूसरे नंबर पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर तीसरा वर्ग जो है, ये वर्ग क्या है इनका? क्षत्रिय। इसके अंतर्गत कई सारी जातियां आती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये तीसरा जो आता है वैश्य। अब ये जो वैश्य वर्ग है, वैश्य वर्ग मतलब क्या है? बनिया वर्ग। ठीक है, अब ये जो बनिया वर्ग है, इस बनिया वर्ग के अंतर्गत भी कई सारी जातियां आती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें गुप्ता, अग्रवाल, खंडेलवाल, सिंघल, मित्तल, गोयल, जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी ये जातियां हो गई। इनका वर्ग क्या हो गया? वैश्य हो गया। ठीक है, अंत में बेटा आता है चौथा वर्ग। चौथा वर्ग निम्न वर्ग था, जिसे बेटा अस्पृश्य कहा जाता था। ठीक है, जिसे बेटा हम अछूत कहते थे। इसी को बेटा क्या? अस्पृश्य नहीं लिखेंगे, हम शुद्र लिखेंगे। ठीक है, हम इसे शुद्र कहते हैं, ठीक है, अछूत कहते हैं। ये जितने भी निम्न जातियां थी वो सभी इसी में आती थी। ठीक है, और इसके अंदर जितने भी निम्न जातियां वो सारी आती थी। अब हम बात करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। हमने देखा यहाँ पर वर्ग, वर्गों की संख्या थी 4 और उसके अंतर्गत आती थी जातियां। इन सभी जातियों के अपने काम होते थे और ये अपने कामों से पहचानी जाती थी।
उस समय पर अगर आरंभिक समाज की बात करें तो हर एक व्यक्ति अपने जाति के बताए हुए काम को ही करता था, कोई भी दूसरा काम नहीं कर सकता था। कहीं ना कहीं ये नियमों के अंतर्गत उनको दिया हुआ था या बताया गया था। अब हम बात करते हैं बेटा कि ये जो वर्ण व्यवस्था, ये जो वर्ग व्यवस्था है, ये किस आधार पर बनाई गई। बेटा देखो, ये जो वर्ण व्यवस्था है ये मानव सूक्त के आधार पर बनाई गई थी। ठीक है, मानव सूक्त कह लो या इसी को पुरुष सूक्त कहते हैं। अब पुरुष सूक्त क्यों कहा जाता है? सूक्त का मीन्स अर्थ होता है फॉर्मूला या फिर सूत्र। ठीक है, अब पुरुष सूक्त क्यों कहा जाता है? पुरुष सूक्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय पे स्त्रियों को वैल्यू नहीं दी जाती थी, पुरुषों के अनुसार ही सारी चीजों को देखा जाता था। तो यहाँ पर मानव या पुरुष के 4 अंगों के आधार पर 4 वर्ग बनाए गए थे। जो अंग मानव का या पुरुष का जितना ऊपर होता था उस अंग से संबंधित वर्ग उतना ही ऊंचा माना जाता था। जैसे सबसे पहले ऊपर से अगर हम देखेंगे तो पहला, ठीक है, पहला आता है बेटा ब्राह्मण, तो वो पहला वर्ग बन गया। उसके बाद भुजाओं से आता है, चलो इनके आगे लिख देते हैं। यहां पर क्या है? मस्तिष्क, मस्तिष्क से बना ब्राह्मण, भुजाओं से बना क्षत्रिय। ठीक है, भुजाएं। उसके बाद हम बात करेंगे जांघों से, ठीक है, जंघाओं से बना वैश्य, और चरणों से, ठीक है, चरणों से बनता है बेटा कौन सा? शूद्र। क्या बनता है? शूद्र। तो ये 4 वर्ग, मतलब क्या है, अंगों से 4 वर्ग बने, इनके काम थे। तो हमने देखा वर्गों के अंतर्गत जातियां आती है और इन जातियों के अंतर्गत संबंध या फिर परिवार आते हैं। ठीक है, और वही आपके क्या बंधुत्व कहलाते हैं। आज हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। इस अध्याय का जो आधार होगा वो होगा महाभारत। क्या होगा बेटा? ठीक है, आज हम महाभारत के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, तो महाभारत के अनुसार पढ़ें बेटा। महाभारत उस समय का एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माना जाता है और ये एक महाकाव्य भी है। इसको इतिहास की कसौटी पर इतिहासकारों ने परखा और उसके बाद जब ये पुख्ता उसके सबूत सत्य या फिर कहीं ना कहीं बेटा इसको मैच किया गया और ये बिल्कुल इक्वल पाया गया तो इसको इतिहास का स्रोत भी माना गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो अध्याय है, ठीक है, अगर हम देखें इसको कि इस अध्याय को हम महाभारत के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहला टॉपिक ये आपकी बुक में देखा कि महाभारत को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ बच्चों का यही क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। देखो ध्यान से सुन लेना। समालोचनात्मक संस्करण क्यों कहा गया? देखो बेटा, हम इसमें क्या है समझेंगे, एक ऐसी परियोजना, एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसमें महाभारत का के संस्करण को एकत्रीकरण किया गया था। लेखन की बात नहीं करेंगे बेटा, लेखन थोड़ा बाद में होगा, यानी कि स्टार्टिंग में जो लेखन करके चले गए पांडुलिपियों का, उसके बाद इसको इकट्ठा करके बेटा क्या उसको एक किताब या एक ग्रंथ का स्वरूप दिया गया था। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर महाभारत को एक समालोचना संस्करण क्यों कहा गया था। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाता है कि ये क्यों इसको इस तरीके से माना गया। तो बेटा इसका जो बनने का तरीका था वही सबसे विचित्र था। ठीक है, तो हम बात करेंगे बेटा 1919 में, ध्यान देना बेटा, 1919 में एक संस्कृत विद्वान थे जिनका नाम था वीएस सुखथांकर। ठीक है, संस्कृत विद्वान वीएस सुखथांकर के नेतृत्व में 1919 में एक परियोजना आरंभ हुआ। 1919 में वीएस, ठीक है, सुखथांकर के नेतृत्व में एक परियोजना, ठीक है, एक परियोजना आरंभ हुई। अब वीएस सुखथांकर के नेतृत्व में एक परियोजना शुरू की गई और ये परियोजना बेटा क्या और भी कई सारे विद्वानों के साथ मिलकर होने वाली थी। और इस परियोजना का मुख्य कार्य था कि महाभारत का एकत्रीकरण या उसका संकलन किस प्रकार से किया जाए।
अब वी एस सुखतांकर जो थे उन्होंने बेटा क्या है कि बहुत सारे विद्वानों का नेतृत्व किया। अब क्या होता है बेटा कि वी एस सुखतांकर ने अपने जितने भी साथी थे उन सभी साथियों को बेटा उपमहाद्वीप मतलब है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया। ठीक है, और उनका कार्य था बेटा पांडुलिपियों का एकत्रीकरण करके लेके आना। ठीक है, जो भी महाभारत से संबंधित थी, जो इस समय से संबंधित थी। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि वी एस सुखतांकर के नेतृत्व में एक परियोजना शुरू की गई 1919 में। ठीक है, इस परियोजना आप पूरा लिखेंगे बेटा। इस परियोजना का कार्य था कि पांडुलिपियां एकत्रित करके लाना और एकत्रित करके, ठीक है, एकत्रित करके उन पांडुलिपियों का संकलन किया जाएगा। अब भैया यहाँ पर क्या हुआ कि ये सारे के सारे विद्वान अलग अलग भारत तथा भारत के बाहर के क्षेत्रों में गए। ठीक है, और उन्होंने बेटा क्या पांडुलिपियां एकत्रित करनी शुरू कर दी। अब भाई यहाँ पर क्या हुआ, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट हुआ कि अब वो यहाँ पर पांडुलिपियां एकत्रित करके लेके आए। ठीक है, तो अब पांडुलिपियों में किस तरीके से उन्होंने एकत्रीकरण किया, तो बेटा देखो उन्होंने क्या किया कि उन पांडुलिपियों में जो भी श्लोक बार बार आ रहे थे, जो भी श्लोक बार बार आ रहे थे, उन श्लोकों को बेटा उन्होंने महत्वपूर्ण माना और उन श्लोकों को वो लेके आई। ठीक है, अब बेटा हम बात करते कि उन्होंने जब चयन किया तो इन पांडुलिपियों में, पांडुलिपियों से 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक श्लोक एकत्रित हुए। 1 लाख से अधिक क्या हुए, श्लोक एकत्रित हुए। बेटा ध्यान देना बेटा, 1 लाख से अधिक श्लोक एकत्रित हुए। अब बेटा उन श्लोकों को 13,000 पृष्ठों में उनका लेखन हुआ, यानी पेजेस। ठीक है, इन पांडुलिपियों को आप लिख लेना पूरा, इन पांडुलिपियों का 13,000 पृष्ठों में लेखन किया गया। अब बेटा लेखन किया गया कितने पृष्ठों में, 13,000। ठीक है, अब 13,000 पृष्ठों में इनका लेखन किया गया। अब बेटा क्या हुआ कि इससे एक पूरा का पूरा संकलन होने के बाद, ठीक है, एक ग्रंथ बना जो 2 भागों में बांटा गया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है, इस प्रकार एक, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, एक विस्तृत ग्रंथ तैयार हुआ जो या जिसे दो संस्करणों में लिखा गया या बांटा गया। ठीक है बेटा, 2 संस्करण कौन कौन से थे, वेरी गुड। ठीक है, पहला आता है उपदेशात्मक, ठीक है, और एक कहलाता है बेटा कौन सा, आख्यान। ठीक है, आख्यान। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये 13,000 पृष्ठों में ये सारी चीज होगी। इस कार्य या इस परियोजना में 47 वर्षों का समय लगा। ठीक है, समय लगा, और इससे बेटा क्या है कि जो महाभारत है 2 भागों में बट गई। ठीक है, अब बेटा हम बात करेंगे इसके बारे में, आगे बताऊंगा। उपदेशात्मक में जैसे कि आप देखोगे उपदेश है, कहानियां हैं। आख्यान में बेटा क्या, श्लोक है, श्लोकों की संग्रह या उनके अर्थ है। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेटा कि इस कार्य में 47 वर्षों का समय लगा और इस प्रकार से महाभारत या फिर एक विस्तृत महाभारत, ठीक है, उभर के आ गया। क्लियर है कि नहीं? देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बंधुता एवं विवाह। बंधुता एवं विवाह का अर्थ क्या है? बंधुता मीन्स होता है बेटा संबंधी, ठीक है, या भाईचारे के अकॉर्डिंग, या फिर जो भी हमारे परिवार होते हैं। देखो बेटा बंधुता के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, देखो बेटा अगर हम बंधुता के अनुसार देखें तो बंधुता का अर्थ होता है परिवारों से। ठीक है, परिवार। अगर हम परिवारों की बात करें तो आरंभिक समय पे जो परिवार थे वो एकल परिवार ना होकर ज्यादातर संयुक्त परिवार, और संयुक्त परिवार होते थे तो वो संयुक्त परिवार बेटा एक बड़ी संख्या में एक साथ रहते थे। उसमें पुरुषों को महत्व दिया जाता था, पुरुष प्रधान समाज था। ठीक है, और घर के, ठीक है, सभी लोग एक साथ मिलकर
अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, स्त्रियां एक साथ मिलकर घरेलू कार्य करते थे, पुरुष बाहर का कार्य करते थे, बच्चे आपस में रहते थे, उनको एक अच्छी शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देख पाते हैं। देखो बेटा, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि महाभारत के अनुसार इस अध्याय को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो महाभारत में जिस प्रकार के संबंध उस समय पर मतलब क्या फॉलो किए जाते थे, तो ऐसा माना जाता है कि इसी प्रकार के रिश्ते उस समय पर सभी परिवारों में माने जाते होंगे। यानी कि ये एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, और इसके अनुरूप पूरे उस समाज को समझा गया है। जैसे बेटा भाई भाई के रिश्ते महाभारत में देखे गए तो सबके उसी तरीके से मान लिए गए। जैसे पति पत्नी के रिश्ते थे, माता पिता के रिश्ते थे, पुत्र माता के रिश्ते थे, और पिता पुत्र के रिश्ते थे, और बेटा गुरु शिष्य के रिश्ते थे, जिसमें द्रोणाचार्य और अर्जुन का एक संबंध था। ठीक है, वो रिश्ते तो आजकल खत्म हो चुके हैं। समझाने के लिए बहुत होता था कि भैया तुम्हें इन आदर्शों पे चलना है, लेकिन बच्चे इस टाइम पर आदर्शवादी ज्यादा हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर कि परिवार, जो उस समय के जो परिवार थे वो संयुक्त परिवार थे। अब यहाँ पर संयुक्त परिवार थे, ये जो संयुक्त परिवार थे, ठीक है, संयुक्त परिवार में बेटा क्या पुरुषों का दबदबा होता था, यानी पुरुष प्रधान समाज था, पुरुष प्रधान समाज होता था। और ये जो पुरुष प्रधान समाज था, ये जो पुरुष प्रधान समाज था, ठीक है, इसमें घर का मुखिया एक पुरुष ही होता था, जो सबसे सर्वोच्च यानी कि सबसे वृद्ध होता था। अगर दादाजी होते थे तो दादाजी, नहीं तो भाइयों में जो सबसे बड़ा होता था वही घर का मुखिया माना जाता था। और जो घर का मुखिया होता था उसे गृहपति भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गृहपति। अब हम बात करेंगे यहाँ पर विवाह। ठीक है, यहाँ पर बेटा विवाह के कुछ नियम होते थे और उन नियमों को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता था। अगर विवाह की नियम की बात करें तो बेटा जो हिंदुओं के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, ठीक है, विवाह के टोटल, यानी अगर हम बात करें कि उस समय पर जो हमारे वेद थे या जो हमारे धर्म ग्रंथ थे, मनुस्मृति थी, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र थे, उपनिषद थे, इन सब में बेटा अलग अलग तरीके के नियम बताए गए। तो हम बात करते हैं कि आरंभिक विवाह के 8 प्रकार, 8 प्रकारों को उस समय समाज में देखा गया, यानी 8 तरीके के विवाह उस समय पे देखे गए, 8 प्रकार। ठीक है, जिसमें से बेटा क्या है, जो 4 यानी 4 प्रकार के नियम, 4 प्रकार के नियम ब्राह्मणों के अनुसार थे, जो ब्राह्मण मानते थे, ब्राह्मण द्वारा बताए गए थे, ब्राह्मणों के अनुसार। और इसी में हम बात करेंगे जिसके कारण इन्हें उत्तम, ठीक है, उत्तम प्रकार कहा गया या उत्तम प्रकार के विवाह के नियम बताए गए। इसी प्रकार से हम बात करेंगे कि 4 प्रकार के वैवाहिक, ठीक है, वैवाहिक नियम वे थे जो ब्राह्मणों के अनुसार नहीं थे, या यूं कहें कि बेटा गैर ब्राह्मणीय लोगों द्वारा माने जाते थे। ठीक है, जिसको बेटा क्या है, निर्दिष्ट माना जाता था, यानी कि निम्न माना जाता था। इनको बेटा क्या है कि ज्यादातर लोगों को लोग मानते नहीं थे। अब हम बात करते हैं बेटा कि इस समय पर जब ब्राह्मणों के अनुसार जो सब कुछ चलता था, तो उस समय पे विवाह में सबसे महत्वपूर्ण गोत्र होता था, यानी गोत्र के अनुसार बेटा क्या है कि विवाह किए जाते थे या संबंध बनाए जाते थे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर गोत्र, ठीक है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर वर्ग है, वर्ग हमारी एक पहचान होती है। अगर हम बात करें बेटा क्या है कि ध्यान देना, जो पुरुष या लड़के होते हैं, लड़कों को इनको बहुत ज्यादा महत्व देना होता था, क्योंकि वर्ग, जाति और ये गोत्र है, वो अपने कभी भी, ठीक है, वो कभी भी चाहकर भी परिवर्तित नहीं कर सकते थे। एक बार जो लड़का जिस वर्ग में, जिस जाति में और जिस गोत्र में पैदा हो गया, उसका कभी भी परिवर्तित नहीं होता था। लेकिन लड़कियों की स्थिति कुछ अलग थी, क्योंकि वर्ग तो उनका भी परिवर्तित नहीं होता था। अगर वो ब्राह्मणीय पद्धति के अनुसार शादी करती थी तो वर्ग उनका भी परिवर्तित नहीं होता था बेटा। लेकिन क्या है कि जाति और गोत्र हमेशा उनका बदल जाता था। कई बार जाति में सरनेम सेम होता था, बट उनके गोत्र तो हमेशा बदलता था। अब हम बात करेंगे बेटा, गोत्र को बहुत महत्व दिया जाता था। गोत्र बेटा उनके, ठीक है, उनके
जो देवी देवता होते थे, कुल देवी देवता, उनसे संबंधित होते थे और ऐसा माना जाता था कि ये आरंभिक ऋषियों से जुड़े हुए थे या बने थे। जैसे कि आरंभिक समय पे हम बात करेंगे, कश्यप हो गया, गौतम हो गया, वाल्मीकि हो गया, वशिष्ठ हो गया, तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये उनके गोत्र कहलाए जाते थे। और एक नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था कि गोत्र, ठीक है, कभी बदला नहीं जा सकता और दूसरे नंबर पे एक ही गोत्र में कभी भी विवाह संपन्न नहीं होता, ठीक है। यानी कि बेटा क्या है कि यहाँ पर पुरुष कभी भी जाति, वर्ग तथा गोत्र नहीं बदल सकते थे, नहीं बदल सकते थे। अर्थात मतलब क्या है बेटा, बदल सकते नहीं थे, आज भी नहीं बदलते। वो बात अलग है कि बेटा फेसबुक या इंस्टाग्राम में जरूर बदल लेते, समझ आ जाए, ठीक है, लेकिन वैसे आप नहीं बदल सकते थे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि स्त्रियों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो स्त्रियां हमेशा अलग गोत्र में या अलग जाति उनकी हो जाती थी विवाह के पश्चात। विवाह के पश्चात यानी कि अगर हम बात करें कि विवाह के बाद, ठीक है, लड़कियों के या का गोत्र हमेशा बदल जाता था। यानी इसको अगर हम देखें तो बेटा क्या, विवाह से पहले वो पिता के गोत्र से पहचानी जाती थी और विवाह के पश्चात वो पति के गोत्र से पहचानी जाती है, ठीक है। वो मतलब क्या, एक गोत्र नहीं होता। अब हम बात करेंगे यहाँ पर विवाह के बारे में। तो देखो बेटा, विवाह यहाँ जो थे, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ दो प्रकार के विवाह थे। एक जिसे कहते हैं बहिर्विवाह पद्धति, बहिर्विवाह पद्धति, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। और एक था बेटा अंत्य विवाह पद्धति। अंत्य बेटा याद रख लेना, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में। अंत्य विवाह पद्धति, ठीक है, यानी ये एक प्रोसेस था, ध्यान देना बेटा। अब बहिर्विवाह पद्धति और अंत्य विवाह पद्धति में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या समझ आता है, देखो बेटा, बहिर् मीन्स बाहर, विवाह मीन्स विवाह, पद्धति मीन्स तरीका। यानी जब अपने गोत्र से हमेशा बाहर के गोत्र में शादी होती है तो वो बेटा क्या होती है, बहिर्विवाह पद्धति कहलाती है। और ये ब्राह्मणों के अनुसार चलती है और चल रही है, ठीक है। उत्तर भारत में इसी का ही अनुसरण किया जा रहा है, ठीक है, ब्राह्मणों के अनुसार ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं कि बहिर्विवाह पद्धति, दोबारा बताता हूं मैं, बहिर्विवाह पद्धति बेटा एक गोत्र से जब दूसरे गोत्र में या अपने गोत्र से बाहर के दूसरे गोत्र में विवाह करने का प्रोसेस होता है, उसे बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। लेकिन जब एक ही गोत्र के अंतर्गत कोई विवाह होता है तो वो अंत्य विवाह पद्धति होती है, ठीक है। लेकिन ये ब्राह्मणों के अनुसार बेटा क्या है, गलत मानी जाती है, ठीक है। इसको आज भी इसका अनुसरण नहीं किया जाता, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे ये जो टॉपिक थे दोनों के दोनों, बंधुता एवं विवाह, क्लियर हुआ। अब बेटा हमारा जो अगला, ध्यान दो बेटा, जिस प्रकार से अभी हमने गोत्रों के बारे में बात करी तो उसमें बेटा आता है स्त्री का गोत्र। स्त्री का गोत्र यानी स्त्री जो, यानी लड़कियां जो होती थी उनके विवाह के समय पे गोत्रों को बहुत महत्व दिया जाता था। सबसे पहले इसके दो नियम बहुत महत्वपूर्ण थे और जो स्त्रियों के अनुसार या लड़कियों के अनुसार थे। जैसे कि हमने बात करी कि सबसे पहली चीज, स्त्री विवाह से पहले पिता के गोत्र के नाम से पहचानी जाती थी, विवाह के पश्चात पति के गोत्र के, और दूसरा विवाह के समय पर गोत्र को बहुत ध्यान में रखकर उसका विवाह किया जाता था, ठीक है। और हमेशा सदैव ज्यादातर गोत्र से बाहर ही उनका विवाह संपन्न किया जाता था। अगर हम ये तो होगी सामान्य लोगों की बात, इसी में हम बात करेंगे कि पुराने समय पर जो राजा वर्ग था वो अपनी लड़कियों को हमेशा गोत्र से बाहर विवाह करने के लिए और उनको महत्व देने के लिए बेटा ज्यादातर स्वयंवर की शुरुआत करते थे। यानी अगर हम बात करें, स्वयंवर का मतलब होता है जब लड़की अपने वर को स्वयं चुने, ठीक है। अब स्वयंवर का मतलब या स्वयंवर का अर्थ, इसी के लिए बेटा क्या करते थे कि जो राजा था अपनी लड़की का विवाह एक आयोजित करता था और उसमें दूर दूर के बेटा जितने भी राजकुमार होते थे जो अलग अलग गोत्र के होते थे उनको आमंत्रित करता था और उनके सामने एक प्रतिस्पर्धा रख दी जाती थी जो उसमें, ठीक है, मतलब सफल होता था तो उसी के साथ उस कन्या या उस राजकुमारी का विवाह संपन्न कर दिया जाता था।
अब हम बात करेंगे सामाजिक विषमताएं। जिस प्रकार से मैंने बताया, आरंभ में ही बता दिया था कि यहाँ पर कई प्रकार के वर्ग थे, उन सभी वर्गों के अपने अपने कार्य थे। अब ये जो वर्ग थे यानी सामाजिक विषमताएं, यानी यहाँ पर बेटा समाज भिन्न भिन्न कार्यों से जुड़ा हुआ दिखाई देता था, जो अपनी जाति तथा अपने वर्गों के अंतर्गत रहते हुए कार्य करते थे। ठीक है, यहाँ पर बेटा क्या है कि इनकी कुछ जीविकाएं होती थी, जीविकाएं जो इनके कार्य होते थे जाति से जुड़े हुए। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा जिस प्रकार से स्टार्टिंग में कि 4 वर्ग थे, 4 वर्गों के अपने अपने कार्य थे। ठीक है, या यूं कहें कि 4 वर्ग थे, जिस प्रकार से बताया कि 4 वर्ग थे, और ये जो 4 वर्ग थे उनकी अपनी अपनी जो योग्यताएं होती थी, जिसमें सबसे ऊंचा पहला वर्ग ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय था, तीसरा वैश्य था और चौथा शूद्र था। तो इसी प्रकार से उनके कार्य थे। ब्राह्मण के जो कार्य थे जैसे पूजा पाठ से संबंधित, वेदों का लेखन, दान लेना, अनुष्ठानिक क्रियाएं, वो उसके बाद बेटा क्या है कि जो भी उनके द्वारा शिक्षा देना था, क्योंकि आरंभिक समय आज तो बेटा कोई भी शिक्षा दे सकता है। ठीक है, आज तो कोई भी शिक्षा दे सकता है, यहाँ पर ब्राह्मण लिखा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन बेटा उस समय पर क्या ब्राह्मणों को ही शिक्षा देने का अधिकार था। तो ये थे ब्राह्मण के कार्य। अगर हम क्षत्रियों की बात करें जो राजा वर्ग था, तो उनके कार्य क्या थे? राजा बनना सबसे पहला काम था, वही राजपाट या वही शासन करेंगे। उसके बाद बेटा क्या कि युद्ध लड़ना, शिक्षा प्राप्त करना। देते कौन थे? ब्राह्मण। लेकिन लेते कौन थे? क्षत्रिय। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं वैश्य भी ले लेते थे। ठीक है, ज्ञान मतलब क्या है? पूजा पाठ करवाना। उसके बाद बेटा क्या है आता है? दान देना और न्याय करना, राजा बन के न्याय करना। ये सभी का ब्राह्मण के कार्य बता दिए। ठीक है, दूसरा क्षत्रिय वर्ग, तीसरा वैश्य। वैश्य के कार्य थे बेटा व्यापार। देखो बेटा वैश्य के कार्य समझते हम, व्यापार करना, उत्पादन करना, ठीक है, लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना और कर देना। सबसे ज्यादा कर भी यही देते थे। ठीक है, आरंभिक समय पर कृषि भी यही करते थे, उत्पादन के साथ साथ व्यापार के साथ साथ। और चौथा वर्ग जो आता है शूद्र। अब हम बात करते हैं शूद्र का। एकमात्र यही कार्य थे कि वो ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करता था। ठीक है, धीरे धीरे शूद्र, अच्छा शूद्र गांव में तो रह सकता था, लेकिन इसको एक दूर से इसके साथ व्यवहार किया जाता था। कोई भी इसको छूता नहीं था, इसके द्वारा छुई गई वस्तु को नहीं छूता था। इसको निम्न काम दिए जाते थे, दूषित काम दिए जाते थे। अच्छा, इसी प्रकार एक और वर्ग है जो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, जिसे पंचम वर्ग कहा जाता है। तो पंचम वर्ग के अंतर्गत बेटा सबसे पहला आता है चांडाल, मलेच्छ, बर्बर जो जंगलों में रहते थे। ठीक है, उसके बाद विदेशी, ठीक है, चांडाल, मलेच्छ, बर्बर, निषाद आदि। इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ये पंचम वर्ग थे, यानी कि इनको छूने से व्यक्ति अछूत होता था, इनको देख लेने से ही व्यक्ति अछूत हो जाता था, जिसके कारण इनको गांव में रहने की अनुमति नहीं थी। ये जंगलों में रहते थे दूर। ठीक है, और ये समाज से अलग थे, या इनको समाज में रहने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो बेटा ये इनका क्या है? कार्य थे। इनके कार्य जैसे कि पहले ब्राह्मण के पूजा पाठ से संबंधित है, जो भी अनुष्ठानिक ज्ञान देना, दान लेना इत्यादि, क्षत्रियों का शासन करना, न्याय करना, ज्ञान लेना। ठीक है, और जो भी है अनुष्ठानिक क्रियाएं करवाना। वैश्यों का काम था बेटा व्यापार, कृषि, उत्पादन। ठीक है, यानी जो भी है वो लोगों तक उत्पादन मतलब वस्तुएं पहुंचाने का काम करते थे। और शूद्रों का एक ही मात्र काम था, जो ऊपर के लोगों की सेवा करना। अब हम बात करते हैं पर अक्षत्रिय राजा। बेटा अक्षत्रिय राजा कौन होता है? तो बेटा अगर अक्षत्रिय राजा की अगर हम बात करें, वह राजा जो क्षत्रिय वर्ग का ना होकर भी राजा होता था। ठीक है, यानी मतलब क्या है कि देखो बेटा अभी हमने यहां पर देखा कि क्षत्रिय जो होगा केवल राजा बनने का उसी को अधिकार है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि उस समय पर कुछ ऐसे भी उदाहरण मिले जिसमें ब्राह्मण भी राजा थे, वैश्य भी राजा थे और शूद्र भी राजा थे, तो ये कहलाते हैं अक्षत्रिय राजा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि जो क्षत्रिय होगा अगर वो राजा बनता है तो वो क्षत्रिय राजा कहलाएगा। ठीक है, क्षत्रिय राजा कहलाएगा। परंतु जो भी ब्राह्मण
वैश्य या शूद्र होते थे। अगर इनमें से कोई राजा बनता था तो वो अक्षत्रिय राजा माना जाता था। ठीक है, यानी ऐसा माना जाता था ब्राह्मणों के अनुसार कि इनको बेटा क्या है, राजपाट करने का, ठीक है, एक तरीके से सलीका नहीं है इनको, मतलब क्या, वो उस स्तर पे सोच नहीं सकते, धर्मों को महत्व नहीं दे सकते, धर्मों के अनुसार काम नहीं कर सकते, ये सारी चीजें, जिसमें हम एक उदाहरण की बात करते हैं कि बेटा क्या है, इन अक्षत्रिय राजा में बहुत सारे ऐसे भी राजा थे जो बहुत अच्छे थे, जिसमें हम उदाहरण लेंगे रुद्रदमन। ठीक है, रुद्रदमन जो एक अक्षत्रिय राजा कहा गया है, एक मलेच्छ राजा कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, रुद्रदमन। ठीक है, तो बेटा ऐसे भी राजा निकले हैं। क्लियर है? यहाँ पर देखो बेटा, हमने यहाँ पर स्त्री गोत्र किया, सामाजिक विषमताएं देख ली, उचित जीविका जो कि इनके जो जीविकाएं थी, और अक्षत्रिय राजा, तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक है बेटा, आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिन बच्चों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि टाइमली उनके पास नोटिफिकेशन जाता रहे जो हम वीडियो डालते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद।